नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। देश में मंदी है कि नहीं है, आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी जो सोचे। सरकार ने आज तक नहीं माना कि देश में आर्थिक मंदी है। उसके एक मंत्री तो ये कहते हैं कि फिल्म जो है 120 करोड़ कमा लेती है तो मंदी कहाँ पे है। आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि मंदी क्या होता है, जब तक जीरो से नीचे न जाए तब तक मंदी नहीं मान सकते। वित्त मंत्री 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, पैकेज का ऐलान किया, लेकिन कभी नहीं माना कि मंदी है। लेकिन एक्सपर्ट क्या सोचते हैं? वित्त मंत्री के जो हस्बैंड है परकला प्रभाकर, उन्होंने कहा है, हिंदू में एक आर्टिकल लिखा है कि सरकार के पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है। सेक्टर 10 सेक्टर मंदी का शिकार होते जा रहे हैं। कौन है, कहाँ से पढ़े लिखे हैं, किस आधार पे वो कह रहे हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। और इस पे और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा, वो बताएंगे। परकला प्रभाकर ने वो बात कही है जो काफ़ी विपक्ष के नेता, आलोचक, जो अर्थशास्त्री हैं वो लंबे समय से कह रहे हैं कि देश में मंदी की साया है, गाड़ियों की बिक्री नहीं हो पा रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, खर्च कम कर रहे हैं लोग पैसे बचा रहे हैं, बटोर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, जिससे खर्च नहीं हो रहा है तो मार्केट में डिमांड कम है। कई तरह की चीज़ें हैं। रोज़गार, जो एनएसएसओ का फिगर था कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोज़गारी इस समय है। और कल भी रविशंकर प्रसाद मुंबई में थे तो उन्होंने कहा कि ये फर्जी, फेक है। सरकार जो सरकारी दस्तावेज है उनको मानने से इनकार कर रही है, और इसी बात को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने कहा है। जो बात विपक्ष के लोग कह रहे थे, जो बात अर्थशास्त्री कह रहे थे, जो बात आलोचक कह रहे थे, और जो बात गाहे बगाहे जो लोग सरकार से सुधार की उम्मीद रखते हैं वो कह रहे थे कि दिक्कत है, जिसको सरकार कबूल नहीं कर रही है। रविशंकर प्रसाद कबूल नहीं कर रहे हैं। वो कभी फिल्म की बात करते हैं, बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न सर मन में आया तभी तो बोले। यू टर्न लेने के लिए तो सब कुछ से आप यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न लेने के लिए तो केजरीवाल हैं, आप क्यों? आप तो कहते हैं ना कि यू टर्न केजरीवाल है, तो आप क्यों यू टर्न लें? तो इन्होंने, परकला प्रभाकर ने, जो द हिंदू अंग्रेजी अखबार है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, पुराना अखबार है, उसमें एक आलेख लिखा है, और उस आलेख के ज़रिए उन्होंने जो कहा है उसका मोटा सार ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है स्थापना काल से ही आर्थिक नीति के मसले पर ये नहीं वो नहीं, मतलब ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं, ये उसकी इकोनॉमिक नीति यही है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके साथ नहीं हैं, हम ये नहीं करो वो मत करो। करना क्या ये नहीं बता। ठीक है, आर्थिक घोषणा पत्र में आर्थिक नीतियाँ भी होती होंगी, आर्थिक मुद्दे भी होते होंगे, लेकिन ये भाजपा से भी जुड़े रहे हैं। वो हम आगे बताएंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, जिससे उनके इस पत्र को, ये जो आलेख छपा है वो, और चूँकि वो वित्त मंत्री के पति हैं, जिस सरकार के खिलाफ जो आलोचना वो कर रहे हैं, वो जो आलोचना है वो जिस मंत्रालय के खिलाफ है वो उनकी पत्नी है। हो सकता है उनकी पत्नी रेल मंत्री होती, परिवार कल्याण मंत्री होती, कोई और मिनिस्ट्री उनके पास होता, और तब वो अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक मंदी पे लिख रहे होते तो उसके कोई और मतलब भी निकाले जाते। लेकिन चूंकि उनकी पत्नी खुद वित्त मंत्री हैं, जिनको इस देश की वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मेदारी मिला है नरेंद्र मोदी सरकार में, तो उनके पति ने कोई आलेख लिखा है तो उसका मतलब, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी इन चीज़ों से, आर्थिक नीति इनको अपना नहीं, इन्होंने अपने आर्थिक नीति का ढांचा तैयार किया ही नहीं कि हमारे पास क्या आर्थिक नीति है। और चूँकि परकला प्रभाकर राजनीतिक रूप से पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेसी रहे, कांग्रेसी परिवार के हैं, तो नरसिम्हा राव के बड़े करीबी रहे जब तक नरसिम्हा राव राजनीति में सक्रिय थे तब, और उनके राजनीति से हटने के बाद वो कांग्रेस से भी दूर होते चले गए। तो उनका कहना है कि जो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, और तब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, इन दोनों ने जो नई आर्थिक नीतियाँ लाई, देश का जो बाजार खोला, देश में जो उदारीकरण की शुरुआत हुई, प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई, उसको ये मानते हैं कि इस देश के लिए बेहतर था। और कोई भी सरकार, उनका ये लॉजिक है इस पूरे आलेख में, वो आप वाजपेयी सरकार का भी जिक्र करते हैं खास तौर पे कि 6 साल तक वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने भी वो जो 91 में नई आर्थिक नीति लागू हुई मनमोहन सिंह की और नरसिम्हा राव की, उसको ना तो पलटा बड़े तौर पे, ना उसको खारिज किया, ना उसको चैलेंज किया, उसको वो फॉलो करते रहे, उसको आगे बढ़ाते रहे। वो यही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार से भी कि इस देश को, जिस संकट में इस समय देश फंसा हुआ है, वहाँ से उबारना है
तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियाँ थीं, उन्होंने वर्ड जो यूज़ किया इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं किया, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर कहा है। तो जो भी उसकी बुनावट थी उनकी आर्थिक नीतियों की, जो उन्होंने ढांचा खड़ा किया था, उसको कह रहे हैं कि आत्मसात कर लो, इम्ब्रेस कर लो और उसको स्ट्रांगली एग्रेसिव तरीके से पूरा करो, तभी आप इससे निकल के आओगे। ये एक बात उन्होंने, जो इस पूरे आर्टिकल का लबो लुआब है वो ये है। उनकी आपत्तियां हैं कि सरकार इनकार कर रही है, और सरकार इनकार कर रही तो सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकार कर रही हैं, जो उनकी पत्नी है। दो चीज़ें क्लियर कर दें जिन्होंने आर्टिकल को नहीं पढ़ा है, कि उन्होंने दो बड़ी बात इसमें कही है। एक बात तो ये बोली है कि सरकार के पास इकोनॉमी को लेकर के कोई रोड मैप नहीं है, वो नेहरू जी को हमेशा लानत मलानत करने में लगी रहती है, लेकिन उसके पास क्या है, उसकी आर्थिक नीति क्या है, वो उसके पास नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जब वो मंदी को नकार रही होती है तो इस बात को भी नकार रही होती है कि सेक्टर दर सेक्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं आर्थिक वृद्धि के, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे अदर सेक्टर्स हो, तो लगातार उसमें गिरावट है, लेकिन आप उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। जिस्ट वो ये कहना चाहते हैं, बाकी तो लंबा चौड़ा आर्टिकल उन्होंने है। तो और भी आगे बढ़ के कहा कि जिस तरह से बीजेपी इस समय, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार पटेल थे, लौह पुरुष, उनको एक राजनीतिक तौर पे प्रोजेक्ट कर रही है भाजपा, अपनी तरफ खींच रही है। गांधी जी को भी खींच लिया है मोदी जी ने, स्वच्छता अभियान चल रहा है। नेहरू जी, सरदार पटेल के नाम पे नया एक अवार्ड, सिविलियन अवार्ड शुरू हुआ है, नेशनल यूनिटी अवार्ड। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इनको आप पॉलिटिकली अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप उसी तरह नरसिम्हा राव की जो आर्थिक नीति है उसको अपने साथ लेके उस पर एग्रेसिव तरीके से काम करके, जो आपने इन 20-25 साल 30 साल में जो आपने अपने स्थापना के बाद से आर्थिक नीतियों का आपका अपना रोड मैप एक अलग सा नहीं बनाया, उस पर आप काम कर सकते हैं और इसको आप ले लेंगे तो आपका एक अपना रोड मैप खड़ा हो जाएगा। दूसरा वो कहते हैं नेहरू जी को, आप नेहरू जी के समाजवाद से, उनके सोशलिस्ट पॉलिटिक्स से आप उभर ही नहीं पा रहे हैं। आपका टारगेट जो है कंप्लीट इस समय उसी पे फोकस्ड है, जबकि नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियाँ थी उसको तो 1951 में मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने तिलांजलि दे दी। तो जिस आर्थिक नीति, जिस नेहरू जी की नीति की आप से परेशान हुए पड़े हैं अभी तक, उसको तो खुद कांग्रेस के लोगों ने ही 1991 में छोड़ दिया। अच्छा, एक बात बताइए, सिर्फ हम लोग इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो निर्मला सीतारमण के हस्बैंड है जो वित्त मंत्री है, या उनका भी कोई बैकग्राउंड है कि वो इकोनॉमी की जानकारी रखते हैं? नहीं, बैकग्राउंड वाइज वो बहुत मजबूत हैं, और आर्थिक रूप से अगर अर्थव्यवस्था की समझ के मामले में आप बात करें तो भी वो निर्मला सीतारमण से हो सकता है। एकेडमिक तौर पे निर्मला सीतारमण का एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है, वो JNU की स्टूडेंट रही हैं। लेकिन प्रकला प्रभाकर खुद JNU में रहे, जहाँ JNU में पढ़ाई के दौरान ही इनकी 1986 में मुलाकात हुई। नहीं, 86 में तो शादी हो गई, शादी हुई, हाँ। तो उससे पहले ही मुलाकात हो गई थी। ये NSY में थे, इनकी माँ कांग्रेस की MLA, इनके पिताजी कांग्रेस में MLA रहे 5 बार, 3 बार 4 बार वहाँ की राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेसी परिवार थे, इसलिए JNU में भी जब आए प्रकला प्रभाकर तो NSY की राजनीति कर रहे थे, और निर्मला सीतारमण दूसरे छात्र संगठन के साथ थी। खैर, इन दोनों के बीच एक मित्रता हुई, और फिर ये यहाँ के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहाँ से इन्होंने PhD की। निर्मला भी उनके साथ गई, और फिर उन दोनों की शादी हुई, एक बेटी है। वापस लौटने के बाद जब लंदन से लौटे तो ये विधानसभा का चुनाव लड़े। ये 2 बार विधानसभा का चुनाव, 2 बार लोकसभा का चुनाव, 1 बार लोकसभा का चुनाव और 1 बार विधान परिषद का चुनाव लड़े। दुर्भाग्य से वो चारों चुनाव वो हार गए। 2 बार कांग्रेस की टिकट पे लड़े, 2 बार बीजेपी के टिकट पे। 96 से पहले 94 में एक चुनाव विधानसभा का लड़ा इन्होंने कांग्रेस की टिकट पे, जिसमें NT रामाराव की लहर में कांग्रेस का सफाया हो गया था, तो उसमें ये हार गए। उसी सीट पे जो आदमी जीता था TDP का, वो लोकसभा चला आया 96 में जीत के, तो बाईपोल हुआ, उसमें लड़े, फिर हार गए। फिर ये 97 में बीजेपी में शामिल हो गए, पार्टी ने इनको प्रवक्ता बनाया। उससे पहले 98 का लोकसभा चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हार गए। पार्टी में प्रवक्ता थे, और बीजेपी में ये 1997 में ये शामिल हुए थे, और 2006 में वो वहाँ के विधान परिषद का चुनाव लड़े, वो हार गए, और उसी समय से फिर वो बीजेपी से भी अलग होते चले गए। तो टोटल 4 चुनाव लड़े, लेकिन चारों चुनाव हार गए। विधानसभा भी लड़े, लोकसभा भी लड़े, विधान परिषद भी लड़े। और 2008 में जब चिरंजीवी प्रजा राज्यम पार्टी बना रहे थे तो उनके साथ थे, और प्रजा राज्यम पार्टी के संस्थापक महासचिव बने।
और संयुक्त देखिए कि वो उसके प्रवक्ता भी थे, और 2009 में उन्होंने अपने पार्टी दफ्तर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बतौर प्रवक्ता प्रेस को बुलाया और अपनी पार्टी को ही जहरीला बता के पार्टी को छोड़ दिया। फिर इसके बाद उन्होंने जो तेलंगाना का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, इसके खिलाफ सामाजिक आंदोलन, सिविल एजिटेशंस में लगे रहे। वो आंदोलन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, सफल नहीं हो पाए। 2014 में जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनको अपना सलाहकार बनाया, कम्युनिकेशन एडवाइज़र, सूचना सलाहकार कह लें, संचार सलाहकार कह लें। और 2000 पिछले साल जब टीडीपी और बीजेपी का झगड़ा हो गया, अलायंस टूट गया, बातचीत खत्म हो गई, तो जगन मोहन रेड्डी जो इस समय सीएम हैं और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख, उन्होंने कहा कि ये कैसा विभाजन है कि टीडीपी और बीजेपी में बंटवारा हो गया, अलग हो गए, और ये यहाँ पे आपके पद पे बने हुए। तो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को नैतिक समर्थन देते हुए कि आपकी जो राज्य के साथ अन्याय हुआ है, राज्य का जो विभाजन हो रहा है, उसके खिलाफ आपकी जो केंद्र सरकार से लड़ाई है, हम उसमें आपके साथ हैं। और मेरी वजह से, चूँकि मेरी पत्नी वित्त मंत्री हैं, सरकार में है, केंद्र सरकार में भाजपा की नेता है, तो इसकी वजह से ये जो विपक्ष वाले आरोप लगा के आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, आपकी लड़ाई कमजोर करें, तो मैं आपके लिए कंफर्टेबल माहौल बनाने के लिए इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये इनका पॉलिटिकल है, मतलब ये कांग्रेस में रहे, भाजपा में गए, फिर प्रजा राज्यम में रहे, और फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ इन्होंने काम किया, तो आप मान लीजिए टीडीपी में भी रहे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है इनका, लेकिन इकोनॉमिक्स की भी जानकारी रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, पीएचडी हैं लंदन स्कूल। और इसके बाद इन्होंने सोच समझ के ही ये आर्टिकल लिखा होगा। वैसे भी सरकार पे आरोप लगता रहा है कि बेशक वो स्वीकार नहीं कर रही है कि मंदी का दौर आ गया है, लेकिन मंदी का दौर तो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है साफ साफ। वो सेक्टर्स की जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ पता चल रहा है। लेकिन अब जो इन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है, इसके बाद निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण की भी परेशानी बढ़ने वाली है और इस पर बहस भी शुरू होने वाली है। बेशक सरकार जो है इस बात को नकारती रहे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें